अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती। जो शख्स सुबह के वक़्त 10 बार और शाम के वक़्त 10 बार मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेगा, रोज़े क़यामत उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। एक मरतबा भी दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम ज़कात के हवाले से जो चीज़ें सीखेंगे उसमें सबसे पहले हम इसकी कुरान और हदीस के हवाले से जो ज़कात की अहमियत है, कुछ अहकाम वो सामने रखेंगे। इसके साथ साथ शराइत ज़कात, कंडीशंस ऑफ ज़कात, ज़कात किन शराइत की बुनियाद पर फ़र्ज होती है, यानी वो शराइत पूरी होंगी तो फिर ज़कात फ़र्ज होगी, वरना ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, वो हम सीखेंगे। अमवालु ज़कात। तीसरे नंबर पर ये कि ज़कातेबल गुड्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज होती है और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। और मसारिफ़ ज़कात, यानी किन अफराद को हम ज़कात दे सकते हैं, वो कौन से एलिजिबल पर्सन हैं जो ज़कात के मुस्तहिक बनते हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम सबको स्टडी करेंगे। थोड़ी सी तवज्जो आप रखेंगे तो ये काफ़ी कुछ सीखने को आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़कात जो है ये कब फ़र्ज हुई। तो ज़कात जो है ये ये हिजरी कैलेंडर के एतबार से जो दूसरा साल है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ लेके गए तो सेकंड हिजरी को ये ज़कात जो है वो फ़र्ज की गई। और सेकंड हिजरी में रमज़ान शरीफ से पहले ज़कात का हुक्म जो है वो नाजिल हुआ। कुरान पाक में इसकी मुतअद्दिद आयात में इसका हुक्म बयान हुआ है, जिस तरह के वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, मशहूर आयत मुबारक है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसके अलावा भी और बेशुमार आयात इसके बारे में कुरान पाक में मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम हदीस पाक की बात करें तो हदीस पाक में भी इसकी फर्जियत जो है वो बयान फरमाई गई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। पहले नंबर पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद ये है कि इस्लाम के तमाम बिलीफ्स जो हैं, उसके जो अकायद हैं, उन तमाम अकायद को तस्दीक करना, उनकी शहादत देना। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि नमाज कायम करना। तीसरे नंबर पर फरमाया कि ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं जिनके हवाले से इस हदीस पाक में बयान फरमाया गया। अगर हम ज़कात की फ़र्ज़ियत के अलावा इसके फ़ज़ाइल के ऊपर बात करें तो इसके बारे में भी कुरान और हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात भी बयान किए गए हैं कि जो शख्स अल्लाह की राह में सदका करता है, खैरात करता है, जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करता है, तो कुरान में अल्लाह ताला का वादा उससे है कि अल्लाह ताला उसको उस एक के बदले में 10 गुना बल्कि 700 गुना तक उसको अता फरमाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसको चाहे इससे भी ज्यादा अता फरमाता है। और अगर जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसके हवाले से भी कुरान और हदीस में मुमानत भी बयान फरमाई गई, वईदात भी बयान फरमाई गई कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता उसके माल की जो नहूसत है वो उस ज़कात अदा ना करने की वजह से उसका माल, दूसरा जो पाक माल होता है, वो भी खतरे में होता है। हत्ता कि एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो भी खुश्की में या तरी में माल हलाक होता है तो उसका जो बुनियादी रीज़न एक फरमाया कि ज़कात ना अदा करने की वजह से वो माल हलाक होता है। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से ये भी बयान फरमाया गया कि ज़कात जो बंदे अदा करते हैं उनके अंदर उनके माल में नफ़ा दिया जाता है, हत्ता कि जो वो खर्च करते हैं उससे ज़्यादा उसको अता फरमाया जाता है। ये एक आम तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। जो लोग ज़कात अदा करते रहते हैं
तो ऐसा होता है कि ज़कात अगले साल में उसकी ज़कात उससे भी ज़्यादा बन जाती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने उसके माल में इतनी बरकत देता है कि वो जितनी पहले अदा कर रहा था ज़कात, उससे भी ज़्यादा उसका माल बढ़ जाता है। अब अगले साल उसकी ज़कात उसको मज़ीद उससे ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो ये उसके माल की बरकत होती है। इसी तरह ना ज़कात अदा करने वालों के हवाले से भी मुतअद्दिद आयात और अहादीस में बयान फरमाई गई। एक कुरान पाक की आयत में फरमाया गया कि जो ज़कात अदा नहीं करते और सोना चांदी उनके पास मौजूद है, उसको ज़खीरा करके रखते हैं, तो क़यामत वाले दिन उनको आग में गर्म करके उनके जिस्मों को जो है वो लगाया जाएगा। तो खैर इसके हवाले से काफ़ी डिटेल से अहादीस मुबारका में बयान फरमाया गया है। हम आगे चलते हैं जो हमारे शरई अहकाम है उसके हवाले से कि पहले नंबर पर हमारा जो टॉपिक है वो है ज़कात की कंडीशंस। कौन सी शराइत हो तो ज़कात जो है वो फ़र्ज हो जाती है, और कौन सी शराइत पाई जाए तो अगर वो मिस हो तो फिर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। उनमें से आपके सामने जो नज़र आ रहा है पहले नंबर पर ये है कि उसका मुसलमान होना, और नंबर 2 उसका बालिग होना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। मतलब बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो अभी बालिग नहीं होते लेकिन उनके पास माल आ जाता है। उसके मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं, मसलन किसी का वालिद फौत हो गया, अब उसको विरासत में बच्चे को बहुत ज़्यादा माल मिल गया, या जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो उसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं, या उसको किसी ने गिफ्ट किया, तो इस तरह बच्चे की मिल्कियत में बहुत ज़्यादा माल आ गया। अब वो लाखों करोड़ों में जितना भी ज्यादा माल आ जाए, लेकिन उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी जब तक कि वो बालिग नहीं होगा, क्योंकि ज़कात फर्ज होने की एक बुनियादी शर्त ये है कि बालिग होगा तो ज़कात फर्ज होगी, बालिग नहीं होगा तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर यह शर्त है कि वो सैन यानी वो बंदा आकिल हो, अक्लमंद हो। अगर वो बंदा अक्लमंद नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से उसका शाऊर खत्म हो जाता है, वो पागल है और उसको अकल नहीं दी गई, ऐसा शख्स भी अगर उसके पास जितना ज्यादा भी माल आ जाए तब भी उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ये ज़कात की बुनियादी शराइत में से है। इसी तरह फ्री फ्रॉम देन डेट, उसके ऊपर कर्जा ना हो, यानी अगर हम उसका कर्जा, उसके पास माल तो मौजूद है लेकिन माल होने के साथ साथ उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि अगर हम उसके कर्जे को माइनस करते हैं तो उसके पास पीछे माल बचता ही नहीं है। ऐसी सूरत में भी उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। शर्त यह है कि कर्जा माइनस करने के बाद उसके पास इतना माल मौजूद हो कि वो निसाब के बराबर हो, तो फिर उस पर ज़कात फर्ज होगी। कब्जा, पोजेशन, उसके माल के ऊपर उसको एक्सेस भी हासिल हो, उसको माल उसकी मिल्कियत में मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ उसकी पोजेशन में भी हो। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि इससे मुराद क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा दरिया के किनारे चल रहा है और उसका माल उसके हाथ में है, वो दरिया में गिर जाता है। अब वो माल तो उसी की मिल्कियत में रहेगा, लेकिन चूंकि वो अब ऐसी जगह पे पहुंच गया, वहां से उसका वापस आना उसके लिए मिलना जो है वो उसकी उम्मीद नहीं है कि वहां से उसको मिल सकेगा। तो जब माल किसी ऐसी जगह पहुंच जाए कि मिलने की उम्मीद ना रहे, तो उस सूरत में भी उस पर ज़कात फर्ज नहीं रहती। इसकी एक और एग्जांपल यूं हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्जा दिया था, और कर्जा देते वक्त आपने कोई उसका गवाह नहीं बनाया, कोई सबूत नहीं रखा आपने। कुछ अरसे के बाद वो शख्स उस कर्जे की का मुनकिर हो जाता है, डिनाई कर देता है। वो कहता है कि मैंने तो आपका कोई कर्जा देना ही नहीं, वापस मेरे जिम्मे कुछ भी लाजिम नहीं है। वो डिनाई कर देता है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि आप उसको कोर्ट में लेके जाएं या किसी भी तरीके से उसको प्रूफ करें कि ये आपने इनको पैसे दिए थे जो आपने वापस लेने हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन गई कि आपके पास प्रूफ भी नहीं है और सामने वाला बंदा उसको डिनाई भी कर रहा है। अब आप अपना माल हासिल कर लें, उसे वापस ले लें, ये मुमकिन नहीं होता आमतौर पे। तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं रहेगी, उस माल की ज़कात फर्ज नहीं रहेगी। लेकिन ये कि अगर कोई बंदा इस बात को तस्लीम करता है कि मैंने आपके पैसे देने हैं, इसके बावजूद वो देता नहीं है, या ये कि वो डिनाई कर रहा है लेकिन आपके पास सबूत मौजूद है, प्रूफ है, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि वाकईतन इसने मेरे पैसे देने हैं, या ये कि वो
देना भी चाह रहा है, लेकिन ये कि उसके पास अभी अमाउंट है नहीं, इस वजह से नहीं दे पा रहा, इन सारी कंडीशंस में तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन जो पहली सूरत थी कि जिस सूरत के अंदर वो बिल्कुल डिनाई कर देता है और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होते, तो उस सूरत में आप पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। अच्छा, अगली अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि ज़कात की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि 1 साल गुजर जाए, 1 ईयर टू पास, ये भी लाजमी है। इस यानी साल में एक मरतबा ही ज़कात फर्ज होगी, और अगर आपने एक मरतबा अदा कर दी तो फिर अगला साल जब पूरा गुजर जाएगा तो फिर ज़कात फर्ज होगी। इसके अलावा माले नामी होना, माले नामी जो माल बढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी, हर तरह के माल पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे हम मजीद करेंगे। इसके अलावा ये है कि एक्स्ट्रा फ्रॉम हाजत असलिया, हाजत असलिया के अलावा माल होगा तो फिर उस पर ज़कात होगी। जो चीज़ें आपकी नीड हैं, जो आपकी ज़रूरियात में से हैं, नेसेसिटीज़ में से हैं, उस पर ज़कात शरीयत ने फ़र्ज नहीं की। जो इजाफी माल होता है उस पर ज़कात फ़र्ज की गई है। और आखिर में एक ये शर्त है कि माल जो है वो इक्वल और अबव द निसाब, जो अमाउंट शरीयत ने एक हदबंदी मुकर्रर की है कि निसाब रखा है कि इतना माल होगा तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी, और इससे ऊपर होगा तो फिर फर्ज होगी, या कम है तो फिर फर्ज नहीं होगी। ये जो आप कंडीशंस देख रहे हैं इसमें येलो वाली जो कलर्स की गई हैं, इनकी हम मजीद डिटेल्स अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और बाकी ग्रीन वाली तो उम्मीद है आपको सामने वाज़ेह हो गई होंगी। बाकी अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन ज़हन में आ रहा तो आप नोट करते रहें, आप इंशाल्लाह हम आखिर में भी क्वेश्चंस लेंगे, हो सकता है हम दरमियान में भी किसी मौके पर कुछ देर के लिए क्वेश्चंस लें। तो ये येलो वाले जो हैं वो इनकी मजीद इंशाल्लाह आगे डिटेल आएगी। अच्छा, ये तो कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं कि जिस बंदे पर ज़कात फर्ज होनी है, इससे हमारा आइडिया हो जाएगा कि कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो उस बंदे पर ज़कात फर्ज होगी, और जिसके अंदर कंडीशन कोई मिस होगी तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि अमवालु ज़कात, ज़कातेबल गुड्स कौन सी है, कौन कौन सी चीज पर ज़कात फर्ज होती है और कौन सी चीज ऐसी है जिस पर ज़कात फर्ज नहीं होती। बहुत सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में होती हैं, हमारी मिल्कियत में होती हैं, लेकिन शरीयत ने हर एक चीज पर ज़कात फर्ज नहीं की, बल्कि मखसूस अशिया पर ज़कात फर्ज की है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। वो क्या क्या चीजें हैं वो आपके सामने अभी ये है कि पहले नंबर पर क्या है, आप अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बोलेंगे। पहले नंबर पर क्या है? गोल्ड। गोल्ड। पहले नंबर पर गोल्ड है। दूसरे नंबर पर सिल्वर। सिल्वर। तीसरे नंबर पर करेंसी, कैश। ठीक है, कैश, कोई भी किस्म का, किसी भी कंट्री का कैश हो सकता है। और चौथे नंबर पर बिजनेस। बिजनेस स्टॉक, जो आपका माल तिजारत होता है। ये चार चीजें, इन पर ज़कात फर्ज है। पांचवी चीज क्या है? साइमा, जानवर। ठीक है, जो जानवर लेके छोड़े होते हैं और वो उनकी ग्रोथ करवाना मकसूद होता है, फिर बाद में हम सेल करते हैं। और छठी चीज 6 नंबर पर उशर। ये जो पांचवी और छठी है, 5th एंड 6th, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सबका मैटर नहीं होता। ये मखसूस अफराद इनसे रिलेट करते हैं जो फसल काश्त करते हैं या जानवर पालने का कारोबार करते हैं, वो एक अलग उनकी डिटेल है। फिलहाल हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है वो सिर्फ पहली चार चीजों को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हर एक इंसान को जरूरत पेश आती है और उसके ज़कात के अहकाम उसने सीखने होते हैं। तो ये चार चीजें शरीयत ने बयान की हैं जिन पर ज़कात फर्ज है। आप इन सबको याद कर लें, यही आपको अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह हम आगे मजीद इसकी तफसील करेंगे। लेकिन ज़कात जो है वो सिर्फ इन चार चीजों पर फर्ज होगी, इसके अलावा किसी चीज पर फर्ज नहीं है। तो इन चारों को आप याद कर लें। तो पहले नंबर पर क्या है? गोल्ड है। दूसरे नंबर पर क्या है? सिल्वर। तीसरे नंबर पर क्या है? करेंसी। करेंसी। और चौथे नंबर पर क्या है? बिजनेस स्टॉक। बिजनेस स्टॉक। तो ये चार चीजें आप याद कर लें, आपको ज़कात जो है अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इस चीज पर ज़कात है, इस चीज पर ज़कात नहीं है। इसके अलावा कोई और चीजें नहीं है जिन पर ज़कात फर्ज की गई हो शरीयत की तरफ से। गोल्ड की अगर हम कुछ डिटेल करें तो इसके हवाले से शरीयत ने जो मुकर्रर किया है, उसकी हदबंदी की है, वो ये कि 7.5 तोला, 7.5 तोला
या इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 87.48 ग्राम्स, ये इसका निसाब है। मिनिमम इतना होगा तो फिर ज़कात फर्ज होगी। सिल्वर का जो है वो 52.5 तोला, 52.5 तोले सिल्वर होगा तो फिर ज़कात फर्ज होगी। इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 612.36 ग्राम इसके बनते हैं। तो ये एक इसका निसाब है। कुछ इसके रिलेटेड मसाइल सोने चांदी के वाले से जो आम तौर पे हम पूछे जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज भी होते हैं, उसके वाले से अर्ज करता हूँ। सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में आपके पास सिल्वर और गोल्ड हो, चाहे ज्वेलरी की शक्ल में है, चाहे कॉइन्स की शक्ल में, यूटेंसिल्स हैं, शो पीसेस हैं, या कोई भी शक्ल में आपकी मिल्कियत में सोना चांदी मौजूद है, तो वो काबिल ज़कात है, ज़कातेबल गुड्स में आएगा और उसकी ज़कात आपने अदा करनी है, किसी भी शेप में वो मौजूद हो। नंबर 2, उसमें ये भी है कि जो बाज़ वक़्त ये भी लोग पूछते हैं कि खुसूसन ख़वातीन की तरफ से ये सवाल होता है कि ये हम गोल्ड जो है वो पहन तो रही हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, तो हम कहाँ से ज़कात अदा करें। तो इसके हवाले से जो शरीयत का असूल ये है कि जिसकी मिल्कियत में गोल्ड होगा, ज़कात भी उसी के ऊपर फर्ज होगी। अगर शोहर की मिल्कियत में गोल्ड है तो उसकी ज़कात भी शोहर ने अदा करनी। अगर शोहर ने बीवी को दे रखा है, उसकी मिल्कियत में दे दिया कि बीवी को मालिक बना दिया, गिफ्ट दे दिया उसको, अब बीवी उसकी मालिक बन गई तो अब उसने ज़कात अदा करनी है। जिसकी ओनरशिप में माल होगा, ज़कात भी उसी के ऊपर फर्ज होगी। अब खवातीन ये कहती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से अदा करें। तो भाई सोना तो है ना आपके पास, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो आप सोना बेच के जितनी ज़कात बनती है आप वो अदा करें। ये आप नहीं उज़र बयान कर सकते कि हमारे पास सोना है, हम पैसे नहीं है, कैश नहीं है, तो हम इसकी ज़कात नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए ये ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और इशू ये होता है कि बाज़ औक़ात ये लोग कह रहे होते हैं कि जो सोना आप यूज कर रहे हैं, जो आप पहना हुआ है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। शरीयत का हुक्म ये है कि सोना आप यूज कर रहे हैं, इन यूज है, या आपने यूज नहीं किया, आप उसको रखे हुए हैं किसी जगह स्टोर में या लॉकर में रखा हुआ है, दोनों सूरतों में आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। आपकी मिल्कियत में सोना है तो आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। प्योर एंड मिक्स मेटल्स, यानी ये भी होता है कि सोना बाजू का खालिश होता है, 24 कैरेट का जो होता है वो खालिश सोना होता है, उस पर भी ज़कात फर्ज होगी। इसी तरह जो जिसके अंदर दूसरी चीजें मिक्स की गई हैं तो उन पर भी ज़कात फर्ज होगी। यानी सोना चाहे दूसरी चीजों के साथ मिक्स, दूसरी मेटल्स उसके साथ मिक्स कर ली गई हैं, तब भी अगर सोना उसमें गालिब है, ज्यादा हैसियत सोने की है, तब भी हम उसको सोना ही कंसीडर करेंगे। हाँ, इसमें फर्क यूं पड़ सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सोना है लेकिन आप उसकी ज़कात कैश की शक्ल में अदा करते हैं, ठीक है, सोना ही एक तो एक सूरत ये होती है कि आपके पास सोना है, आप उतना जितना सोने की ज़कात बन रही है आप उतना सोना वहां से उतार कर आप ज़कात में दे दें, ये तो ठीक है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सोना जो है वो उसकी ज़कात कैश में अदा करते हैं। तो ऐसी सूरत में फर्क यूं पड़ेगा कि अगर आपके पास खालिश सोना है 24 कैरेट का, जब उसकी आप वैल्यू करवाएंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा बनेगी और उसकी ज़कात भी आपको ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, तो उसकी वैल्यू कम बनेगी। तो जितनी उसकी वैल्यू बनेगी आप उतनी को 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी ज़कात निकल आएगी। तो यूं ये थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये कि चाहे वो मेटल्स मिक्स हैं चाहे वो खाली से, दोनों सूरतों में आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सोना चांदी तो अमूमन लोगों को पता ही होता है, इसलिए क्या कुछ मुख्तसर से मैंने तफसील भी अर्ज कर दी है। इसके साथ साथ बिजनेस स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस स्टॉक में हम किस चीज को कंसीडर करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि बिजनेस स्टॉक में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसको अंडरस्टैंड करिएगा। ये आपके सामने जो जाहिर हो रही है तस्वीर, इसमें 3 चीजें आपको नजर आ रही होंगी। क्या क्या नजर आ रही हैं, कोई बोल सकते हैं, कोई जरा बयान करें। Bought plus intention of selling plus continuous intention, that's equal to business stock.
हाँ, बिजनेस स्टॉक 3 कंडीशंस हैं। किसी भी चीज को आप बिजनेस स्टॉक में कंसीडर करेंगे तो कब करेंगे? फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो चीज आपने बाय की हो, आपने परचेज की है, ठीक है, आपने उसको किसी यूं समझिए वो ट्रांजैक्शन किसी और चीज के अगेंस्ट में आपने वो चीज खरीदी है। जिस तरह हम परचेजिंग करते हैं तो हम कैश देते हैं और उसके अगेंस्ट हम चीज ले लेते हैं। तो यूं हो कि आपने वो चीज परचेज की हो, पहले नंबर पर ये कंडीशन है। नंबर 2 ये है, जब आप परचेज कर रहे थे, व्हेन परचेजिंग, जब आप परचेज कर रहे थे उस वक्त आपकी इंटेंशन क्या हो? इंटेंशन ऑफ सेलिंग, कि मैं ये चीज इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं इसको बेच दूंगा। आपने खरीदी ही इसलिए, आपका पर्पस ऑफ परचेजिंग क्या है? आपका पर्पस ऑफ परचेजिंग ही उसको सेल करना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये। तीसरे नंबर पर कंटिन्यूस इंटेंशन, कि ये जो सेल की आपने इंटेंशन रखी थी ये चेंज ना की हो, स्टिल कंटिन्यू आपकी इंटेंशन मौजूद है कि मैं इस चीज को अभी भी सेल करना चाहता हूं। जब ये 3 चीजें फुलफिल होंगी फिर वो चीज कंसीडर की जाएगी कि वो आपका बिजनेस स्टॉक है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे मिसाल के तौर पर एक मोबाइल शॉप है, तो जो शॉपकीपर होता है वो मोबाइल उसने अपनी दुकान पे जो रखे होते हैं, तो अब वो क्यों रखता है? वो पहले नंबर पर वो मार्केट से खरीदता है, दूसरे नंबर पर वो खरीदता है इसलिए कि मैंने इसको सेल करना है। इसी तरह वो भी अपनी नीयत कंटिन्यू करता है, तो वो उसका बिजनेस स्टॉक होता है। लेकिन अगर हम यही इसी शॉप के अंदर देखें तो उसमें लाइटें भी हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, उसमें फर्नीचर भी है, उसमें कुर्सियां हैं, टेबल हैं, और इसके अंदर रैक्स बने होते हैं। ये सारी चीजें भी तो उसी शॉप के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सारी चीजें उसने सेल करने के लिए नहीं ली होती, ये उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी दुकान के यूज के लिए रख ली होती। तो इनको हम बिजनेस स्टॉक में शुमार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ इंटेंशन ऑफ सेलिंग मौजूद नहीं। जब चीज खरीदी है और इस नीयत से खरीदी है कि मैंने इसको सेल करना है, तो वही चीज जो है वो आपकी बिजनेस स्टॉक के अंदर आएगी। कुछ इसकी मजीद वजाहत आपको इससे भी हो जाएगी। हमने पहली कंडीशन लगाई थी, जो चीज आपने परचेज की हो, खरीदी हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको गिफ्ट में मिली है वो माले तिजारत में कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि परचेज नहीं की आपने। आपको सदके में मिली है चीज, वो भी इसमें इसी कैटेगरी में आएगी। पहले से आपके पास चीज मौजूद थी, आपने उसको सेल पे लगा दिया, इस सूरत में भी वो माले तिजारत में शुमार नहीं की जाएगी। मसलन आपके पास घर मौजूद था जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास घर मौजूद था लेकिन आपने उस घर को सेल पे लगा दिया, तो ये आपका घर माले तिजारत शुमार नहीं होगा, क्योंकि आपने जब परचेज किया था तो बेचने के लिए सेल, आपने उसको परचेज नहीं किया था। अच्छा, दूसरी नंबर पर हमने कंडीशन लगाई थी कि उसको बेचने की नीयत हो जब आपने परचेज किया। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई दुकान, कोई गाड़ी, कोई घर इसलिए परचेज करते हैं कि आप इसको रेंट आउट करेंगे, तो वो आपका माली तिजारत नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन ऑफ सेलिंग वहां पे मौजूद नहीं है। इसी तरह आपने अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदी है, वो भी आपकी वहां पे इंटेंशन मौजूद नहीं है सेल करने की, इसलिए वो भी माल तिजारत नहीं बनेगा। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपकी नीयत इस तरह की है कि मैं चीज खरीद रहा हूं, अगर प्रॉफिट हुआ, इफ देयर इज अ प्रॉफिट आई विल सेल, यानी आप कंफर्म और हतमी नीयत नहीं रखते उसको सेल करने की। आपकी नीयत ये है कि मैं अगर प्रॉफिट अच्छा मिल गया तो मैं सेल कर दूंगा, वरना मैं खुद यूज कर लूंगा। तो ये भी जो नीयत है कंफर्म सेल करने की नीयत नहीं है, इसलिए इस सूरत में भी ये माले तिजारत नहीं बनेगा। माले तिजारत सिर्फ वही होगा जब आपकी कंफर्म सेल करने की नीयत हो। तीसरी कंडीशन हमें ये कही थी कि आपकी नीयत स्टिल कंटिन्यू हो। तो अब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई चीज खरीदी है, बेचने की नीयत से खरीदी थी, लेकिन बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है। मसलन कोई बंदा मोबाइल खरीदता है, उसकी मोबाइल की शॉप है, वो मोबाइल खरीदता है कि मैं इसको सेल कर दूंगा, लेकिन जब वो अपनी शॉप पे लेके आता है उसको पसंद आ जाता है कि यार ये तो मैं यूज कर लूंगा, मैं या मैं अपनी फला रिश्तेदार को गिफ्ट कर देता हूँ या किसी और मकसद के लिए रख लेता हूँ। तो जब परचेज उसने किया था उस वक्त तो नीयत बेचने की थी, वो माल तिजारत बन भी गया था,
लेकिन जैसे ही उसकी नीयत चेंज होगी कि मैं अब इसको सेल नहीं करता बल्कि इसको अपने पर्सनल यूज में रख लेता हूँ, तो फिर उसकी नीयत चेंज होने की वजह से अब वो माले तिजारत बिजनेस स्टॉक में से निकल जाएगा, अब उसकी ज़कात फर्ज नहीं होगी। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होगी। बिजनेस स्टॉक किसको कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टॉक के अंदर 3 कंडीशंस हैं, अगर ये चीजें पूरी होंगी तो फिर हम उसको बिजनेस स्टॉक कहेंगे, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हम उसको वो नहीं कहेंगे माले तिजारत। तो ये दोबारा से आपके सामने जो स्लाइड शो की गई है, तो ये इसका मकसद ये है कि आप इस चीज को समझ लें कि ज़कात किन चीजों पर है। तो कितनी चीजें हो गई ज़कात की? 4। कौन कौन सी हैं? गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, बिजनेस स्टॉक। अच्छा थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट भी लूंगा ना, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ताकि कुछ चीज क्वेश्चन मैं भी करूंगा ना, ताकि आपको समझ भी आई है नहीं आई। तो 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फर्ज होनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टेस्ट लेने लगा हूँ आपका। बताइए इस पर ज़कात फर्ज होगी या नहीं होगी? जी होगी। रीजन भी बतानी पड़ेगी। अच्छा कोई भी आंसर कर सकता, लेकिन वो गौर भाई किस तरह करेंगे आवाज? जिन्होंने हाथ ऊपर किया ना, हाँ कोई भी हाथ जो खड़ा करें तो उनसे वो न्यूकासल वाला। जी अगर क्लोथ्स बियॉन्ड नेसेसिटी इन पे ज़कात होगी, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा का माल है इनके पास। अच्छा ये भाई का नाम क्या है? जुल्फिशान। समझ नहीं आई। जुल्फिशान जी। जुल्फिशान भाई कह रहे हैं कि जी इस पर ज़कात फर्ज होगी क्योंकि ये उसकी नेसेसिटी के अंदर नहीं आ रहा। और कोई भाई इसका जवाब दे सकते हैं या ये बता सकते हैं कि इन्होंने सही बताया या नहीं? ज्यादा है, लेकिन इन्होंने बिजनेस की नीयत से तो नहीं खरीदा था, और ये ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसे हैं, और ना ही स्टॉक है। तो इस पे जी माशाल्लाह इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि ये इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। अभी तो हमने पढ़ा है कि 4 चीजों पर ज़कात होगी। सोने पर तो ये सोना भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, ये सिल्वर भी नहीं है, ये करेंसी भी नहीं, ये तो कंफर्म है ना। अब चौथी चीज में आ सकता था बिजनेस स्टॉक, तो उसकी मैंने अभी वजाहत की कि बिजनेस स्टॉक में उस वक्त आएगा जब उसने सेल करने के लिए लिया हो, लेकिन उसने तो कपड़े अपने पहनने के लिए लिए थे, वो तो इजाफी है, उसकी हाजत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिजनेस स्टॉक में नहीं आएंगे, इसलिए ज़कात फर्ज नहीं होगी। अच्छा आगे चलते हैं। इस पर बताइए, एक बंदे ने एक गाड़ी रखी हुई है, वो तो आप सबको पता है हाजत है, जरूरत है उसकी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, लेकिन एक उसने लग्जरी सी गाड़ी वैसे ही रखी हुई है जरा शो के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जरा कभी कभार वो बाहर निकल आता। आप बताइए इस गाड़ी पर ज़कात होगी या नहीं होगी? जी नहीं होगी। नहीं होगी? जी क्या वजह है नहीं होगी? हजूर, इसलिए कि ये बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, वैसे अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई। ठीक है माशाल्लाह। कि ये बेचने के लिए नहीं ली थी, तो क्या मतलब हुआ, ये भी उन 4 चीजों में नहीं आ रही जिन पर ज़कात फर्ज होती है। ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना करेंसी है, और ना ही ये बिजनेस स्टॉक में से है। अच्छा इस पर देखिएगा, ज्वेलरी से मुराद आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यानी गोल्ड और सिल्वर के अलावा डायमंड्स की। डायमंड्स का आपको पता है कि वो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ज़कात फर्ज होगी या नहीं होगी? जी इस पर नहीं होगी, क्योंकि ये उन चीज़ों में से नहीं है, जवाहरात जो है उन पर ज़कात जो नहीं होती। नहीं होती, ठीक है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि उन 4 कंडीशन 4 माल में से नहीं आ रहा, इसलिए इस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। ये जरा बताइए, अ सेकंड हाउस ऑन रेंट, ये तो बहुत ट्रिकी है, और
काफी लोगों को पेश भी आता है। इनकम का जरिया भी होता है, सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। No intention of selling, so ये नहीं won't be zakat. इसके घर पे तो नहीं होनी चाहिए। हाँ पता है इसकी अगर इनकम इतनी है कि ज़कात तक पहुंच जाती है तो फिर उस पे ज़कात होगी। ठीक है, माशाल्लाह। यानी घर की वैल्यू के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी, लेकिन घर की जो इनकम आ रही है अगर वो उसके पास सेव हो रही है, अगर तो वो साथ साथ खर्च कर रहा है तो वो भी खत्म हो गई, लेकिन अगर वो सेव हो रही है तो वो कैश की शक्ल में आएगी। तो कैश का तो हमने पढ़ा है ना कि वो कैश के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है, और वो जैसे साल उसका पूरा होगा जब ज़कात का, तो जितना कैश उसके पास मौजूद होगा, चाहे रेंट की शक्ल में आया है चाहे किसी और जरिए से उसको मिला है, उस पर वो ज़कात अदा करेगा। तो ये चंद चीजें थी। इसी तरह डेकोरेशन आइटम्स हैं, इन पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी, क्योंकि वजह वही है कि ये भी माल तिजारत नहीं होते। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जी जो डायमंड्स एंड ज्यूल्स अक्सर तौर पर वो सिल्वर रिंग्स में डायमंड होता है, वो जो सिल्वर पार्ट उस पर तो ज़कात होगी ना? हाँ, सिल्वर पार्ट तो वो गोल्ड और सिल्वर में आ जाएगा, उस पर तो होगी। ठीक। अच्छा, तीसरा हमारा टॉपिक, ये हमारे दो टॉपिक्स हो गए। एक तो वो कि किन लोगों पर ज़कात फर्ज होगी, दूसरा वो था, सेकंड टॉपिक ये था कि किस माल पर ज़कात फर्ज होगी। तीसरा टॉपिक ये है कि निसाब अमाउंट क्या, कितना निसाब हो, कितनी अमाउंट में आपके पास माल हो तो ज़कात फर्ज होगी। आपके सामने एक ये नक्शा इसका मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमने चार चीजें पढ़ी थी। तो गोल्ड का जो निसाब है, जो शरीयत में बयान फरमाया गया, उस वक्त जो गोल्ड के कॉइन्स चलते थे जिनको दीनार बोलते हैं, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने 20 दीनार उसका जो है वो निसाब मुकर्रर फरमाया, जिसको हम तोले के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो 7.5 तोला बनता है, और अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वही ये 87.48 ग्राम। ये हमने एक्सट्रैक्ट किया इसी से 20 दिनार से। और इसी तरह जो सिल्वर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया वो था 200 दराहिम, 200 दराहिम को निसाब मुकर्रर फरमाया, और इसको हमने दूसरे वजन के पैमाने में जब कन्वर्ट किया तो 52.5 तोला सिल्वर, और जो अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 612.36 ग्राम। करेंसी चूंकि आपको पता है उस दौर में राइज नहीं थी, तो इसलिए करेंसी का कोई पैमाना उस वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन जो इसको हमने मेजर करना है कि ये निसाब के मुताबिक है या नहीं, इसका निसाब क्या है, तो वो हम इसको चांदी के निसाब के मुताबिक देखेंगे। चांदी की जो वैल्यू है 52.5 तोला, सिल्वर की जो वैल्यू है, अगर उसके इक्वल आपके पास कैश मौजूद है तो वो आपका ज़कात उसके ऊपर फर्ज होगी, अगर उससे कम है तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरह बिजनेस स्टॉक है तो इसका भी यही निसाब है कि उसको चांदी के वैल्यू के मुताबिक हम देखेंगे, और चांदी की वैल्यू के मुताबिक अगर वो पूरा उतर रहा है तो उस पर ज़कात बन जाएगी, अगर उससे बिलो है तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। रिसेंटली जो मुझे मालूमात मिली हैं, ये कल की तारीख के अंदर जो है वो 16 फरवरी के हवाले से जो हमें डेटा मिला है, उसके मुताबिक चांदी का जो रेट है 354 पाउंड, ये 52.5 तोले चांदी का रेट है। ऊपर नीचे होता रहता है, ये रोज का रेट फर्क पड़ता रहता है, हो सकता है आज भी डिफरेंट हो गया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। तो ये इतनी अमाउंट अगर किसी शख्स के पास मौजूद है, इससे ज्यादा है या इतनी है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी, और अगर इससे कम है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ये हमने कहाँ से निकाली है? ये हमने ये चांदी का जो निसाब था उसकी वैल्यू ली है, जो मार्केट प्राइस होगा, आप उस वैल्यू को किसी भी जगह से मालूम करके तो अपना हिसाब लगा सकते हैं कि हमारा ये इसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी या नहीं होगी। अच्छा, एक और जी, इस हवाले से एक सवाल है कि ये जो आपने लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस ऑफ सिल्वर, ये इसलिए है क्योंकि सिल्वर की प्राइस कम है और गोल्ड की प्राइस जी, ज्यादा? ये उलमा ने ये मुंतखब फरमाया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में 20 दिनार और 200 दिरहम इनकी प्राइस सेम थी, इक्वल थी, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। गोल्ड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया,
और सिल्वर जो है वो सस्ता रहा। तो सिल्वर को इसलिए इसको निसाब का मेयार बनाया जाता है ताकि गुरबा और फकीर लोगों का ज्यादा फायदा हो। इस तरह ज्यादा लोगों पर ज़कात फर्ज होगी, वो गरीब लोगों को ज़कात अदा करेंगे तो उसका गरीब लोगों को ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है ये? जी लब्बैक। अच्छा, ये चीजें गोल्ड का और सिल्वर का। जी मुफ्ती साहब, इससे यही पूछना था, जो हमारा तो मामूल यही रहा है कि गोल्ड के हिसाब से जो करेंसी हो या बिजनेस स्टॉक हो तो उसको हिसाब लेके तो हम ज़कात देते हैं ज़्यादातर। तो अब आपने ये फरमाया कि सिल्वर के हिसाब से, तो जो आदमी गोल्ड के हिसाब से देता रहा है उसकी क्या वो कबूल होगी है, या अब जो आइंदा अगर उसने ज़कात कम अदा की है, अगर उसने नहीं ज़कात कम अदा की तो है वो तो गोल्ड पे फिर देंगे तो उसको ज्यादा बनेगी ना सर जी। हाँ, तो अगर ज्यादा दिए तो कोई मसला नहीं है। तो आइंदा अगर सिल्वर पर दे तो क्या उसकी कबूल हो जाएगी या उसको गोल्ड पे असल में आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मुझे बाद में रिमाइंड करवाइएगा जब क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं इसमें इसकी वजाहत करता हूँ। अच्छा, ये जो हमने पढ़ी थी, सोने का निसाब कितना पड़ा था? 7.5 तोले, और चांदी का पड़ा था हमने 12.5 तोले, 52.5 तोला। ये जो निसाब है ये उस वक्त है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है या सिर्फ और सिर्फ चांदी है। अब ये देखिएगा, किसी के पास सिर्फ गोल्ड हो तो उसका निसाब कितना होगा? 87.48 ग्राम, ठीक है। इससे कम होगा तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। सिल्वर का निसाब ये है 612.36 ग्राम। अच्छा, किसी के पास गोल्ड और सिल्वर दोनों हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों हैं। अब क्या करेंगे हम? गोल्ड और सिल्वर दोनों की वैल्यू लगाएंगे। अगर एक ही है, गोल्ड ही है, तो फिर हमने उसका वजन लिया, वेट लिया उसका, सिल्वर का भी वेट लिया। लेकिन जब जिस सूरत के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों किसी बंदे के पास मौजूद हैं, अब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू लगाई जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि ये सिल्वर निसाब की अमाउंट के बराबर है या नहीं है। अगर वो उसके इक्वल बन जाए तो वो फिर ज़कात फर्ज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के पास जो है वो 6 तोले 6 तोला गोल्ड मौजूद है, 6 तोला गोल्ड मौजूद है। 6 तोला गोल्ड अगर हम देखें तो वो निसाब से बिलो है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उसके पास सिल्वर भी एक तोला 1 तोला सिल्वर भी मौजूद है, तो सिल्वर का निसाब भी पूरा नहीं है, गोल्ड का भी पूरा नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, यानी गोल्ड की वैल्यू ली 6 तोले की वैल्यू, वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगी। इसी तरह उसके साथ हमने चांदी की वैल्यू मर्ज की, तो दोनों को मर्ज करके अब हमने सिल्वर का निसाब ऐड करके सिल्वर का निसाब देखना है, जो भी हमने पढ़ा 354 ग्राम 354 पाउंड। तो वो अगर उतना हो जाता है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी, और कम रहता है तो फिर नहीं होगी। इसी तरह गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, तो अब भी हमने उसकी वैल्यू लेनी है और सिल्वर के हिसाब से हमने उसको काउंट करना है। गोल्ड, सिल्वर, करेंसी एंड बिजनेस स्टॉक ये है, तो भी हमने क्या करना है? सिल्वर निसाब। तो इससे एक बहुत बड़ी जो हमारे मुआशरे में लोगों में गलत फहमी होती है, वो आपको समझनी चाहिए कि खवातीन भी बाज़ औक़ात ये कह रही होती हैं कि हमारे पास तो ये गोल्ड है लेकिन वो 7.5 तोले पूरा नहीं है, वो कम है, तो हमारे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। हालांकि गोल्ड के साथ उनके पास कैश भी मौजूद होता है। तो जब गोल्ड प्लस कैश होगा या गोल्ड प्लस सिल्वर होगा या गोल्ड प्लस बिजनेस स्टॉक होगा, अब हमने उसकी वैल्यू लेनी है, वजन को काउंट नहीं करना। अब हमने उसकी वैल्यू लेनी है, दोनों चीजों की वैल्यू लेके हम उसको सिल्वर का जो निसाब है उसके मुताबिक देखेंगे। अगर तो उस उतना निसाब बन जाता है तो समझ लें उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी, अगर उससे कम रहता है तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ये बहुत अहम और जरूरी चीज है जो लोगों को बतानी भी चाहिए। लोग इसमें जो है वो ज़कात अदायगी नहीं कर रहे होते, हालांकि उन पर ज़कात फर्ज हो रही होती है। अच्छा, एक हमारे यहाँ इशू थोड़ा सा इससे रिलेटेड ये होता है कि ज़कात कैलकुलेशन करते वक्त हमने बाज़ औक़ात किसी को कर्जा दिया होता है या कर्जा लिया होता है, या इसी तरह कमेटी डाली होती है। कमेटी को आप लोग क्या बोलते हैं? जो मंथली हम पे करते हैं फिर इकट्ठा हमें वो मिल जाती है,
हमारे इलाके में तो यहाँ कमेटी बोला जाता है, और बाज जो है वो उसको बीसी भी बोलते हैं। क्यों गौर भाई, यहाँ क्या बोला जाता है? कमेटी बोलते हैं? यहाँ पर भी कमेटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मफहूम तो पता है ना सबको? अच्छा, एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। ठीक है। किसी बंदे ने किसी बंदे के पास जो है वो गोल्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है? 300। करेंसी उसके पास कितनी है? 1000। और बिजनेस स्टॉक कितना है? 5000। टोटल कितना अमाउंट हो गया उसका? 6300। ये उसके पास टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन उसके ऊपर कर्जा भी है, जो उसने लोगों के पैसे अदा करने हैं। वो कितने अदा करने हैं? 6000। अब कैलकुलेशन किस तरह होगी? हम कर्जे को माइनस करेंगे तो कितना उसके पास बच गया? 300 बच गया। तो 300 जो है वो सिल्वर निसाब जो है उसके बराबर हुआ या नहीं हुआ? हमने ऊपर लिखा हुआ है 340 अज्यूम किया गया हमने कि अज्यूम फर्ज करें कि ये 340 निसाब है सिल्वर का, तो इसके पास कितने बचे? 300। तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो देखिए। एक बंदे के पास जो है वो 400 का गोल्ड है, करेंसी कितनी है उसके पास? 1000। और बिजनेस स्टॉक कितना है? 5000। अब कितना बन गया? 6400। ये सारे माल पर उसने ज़कात अदा करनी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 5000 उसने लोगों को दिया हुआ, जो उसको रिसीव होना बाद में। चीजें कमेटी डाली हुई है, अभी कमेटी उसने मिलनी है, उसको पैसे जमा हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। या लोगों को कर्जा दिया हुआ है, या किसी को माल सेल किया है और अभी उसके रिकवरी आनी है, पैसे मिलने हैं, तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। तो टोटल कितनी हो गई उसके पास अमाउंट जिस पर उसने ज़कात पे करनी है? 11,400। 11,400 पाउंड उसके पास मौजूद है जिस पर ज़कात फर्ज होगी, जो उसने अदा करनी है। तो टोटल ज़कात उसने अदा करनी है टू, ये हम इसको 40 पे डिवाइड करेंगे। 40 पे डिवाइड करें तो 285 उसकी टोटल ज़कात बन रही है। लेकिन यहाँ समझाना ये मकसूद है कि ये जो 6400 ये उसके पास कैश में मौजूद है। जब साल पूरा होगा, ऑन दैट डे, जब कंप्लीशन होगी ज़कात के ईयर की, उस वक्त उसने फौरन अदा करनी है। जो 6400 की ज़कात बन रही है वो कितनी बनी? 160। तो जिस दिन साल पूरा होगा फौरन उसने अदा करनी है। लेकिन जो लोगों को पैसे दिए हुए हैं बाद में उसको मिलने हैं, तो ज़कात उसकी भी अदा करनी है, 125 अदा करनी है। लेकिन इसमें ऑप्शन है शरीयत की तरफ से। ऑप्शन क्या है कि आप इसकी ज़कात डिले कर सकते हैं। जब आपको पैसे मिल जाएंगे ये, तो आप उसकी ज़कात अदा कर देंगे। अगर आप अभी अदा कर दें साल कंप्लीशन के वक्त, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप डिले करना चाहते हैं, उस पैसे की ज़कात डिले कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास कैश मौजूद है उसको आप डिले नहीं करेंगे, वो फौरन आपने अदा करनी है। यहाँ तक देखिए हमने जो चीजें कवर कर ली हैं वो क्या क्या हैं। हमने ज़कात के अमवाल के हवाले से भी गुफ्तगू कर ली, निसाब के हवाले से भी, और लोन्स एंड कमेटी के हवाले से भी। कुछ चीजें रहेगी हमारी एक साल कंप्लीट होने के रिलेटेड जो मसाइल हैं और मसारिफ ज़कात क्या क्या हैं, वो चीजें हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी उसको भी कवर करते हैं। अच्छा, ये भी एक सिनेरियो देखिएगा। आप ज़कात का साल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने महीने लिखे हुए हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये एंड तक पूरे महीने लिखे हुए हैं। एक शख्स के पास मुहर्रम की फर्ज करें कि 10 तारीख को, 10th ऑफ मुहर्रम को उसके पास कितने पैसे थे? 400। अब उसका जो निसाब है, जो हमने सिल्वर निसाब अज्यूम किया, वो कितना है? 340। तो 400 उससे अबव है, इसलिए ज़कात का साल इसका शुरू हो जाएगा।
अब अगले महीने में 500 पे चला गया, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, यूं ऊपर नीचे होता रहा, इसको हमने कंसिडर नहीं करना, बल्कि साल का आखिरी दिन वही होगा 10th ऑफ मुहर्रम, जिस दिन साल शुरू हुआ था उस दिन हमने देखनी है उसके पास कितनी अमाउंट है, उस दिन वो देखा हमने उसके पास 1000 थी, तो इसका मतलब ये है कि उसने ज़कात कितनी के ऊपर पे करनी है, 1000 के ऊपर उसने ज़कात पे करनी है। उसका जो ड्यूरिंग द ईयर उसका ऊपर नीचे माल हुआ उसको कंसीडर नहीं करना, जो एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट डे उसके पास कितनी अमाउंट है उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। फर्ज करें एक बंदे के पास सारा साल उसके पास 500 रहता है, लेकिन साल कंप्लीट होने के एक दिन पहले उसके पास 1000 आ जाता है, तो अगले दिन जब साल मुकम्मल होगा उसने उसकी भी ज़कात अदा करनी है, 1500 की उसने ज़कात अदा करनी है 1500 की। सेकंड सिनेरियो देखिएगा कि मुहर्रम के अंदर उसका साल शुरू होता है ज़कात का, और सफर में उसके पास माल ज्यादा हो जाता है, लेकिन रबीउल अव्वल में वो सिफर पे आ जाता है, 0, 1 पाउंड भी नहीं, 1 पेनी भी नहीं उसके पास, बिल्कुल 0 हो जाता है। तो जो उसका मुहर्रम में साल शुरू हुआ था वो उसका साल कैंसिल हो जाएगा, उसका साल कैंसिल हो जाएगा। अब दोबारा जब उसके पास इतने पैसे आएंगे कि जब वो निसाब के बराबर हो जाए, 340 हमने अज्यूम किया, तो रबीउल अव्वल में 350 उसके पास हो गया, अब दोबारा से साल उसका शुरू होगा। अब इस साल की कंप्लीशन कब होगी, इस साल की कंप्लीशन जो है वो अगले साल रबीउल अव्वल में जाके ही इसकी कंप्लीशन होगी, और उस वक्त जाके फिर इसके पास जितने पैसे होंगे उसके ऊपर उसने ज़कात अदा करनी है। ठीक है, सेम सिनेरियो माल तिजारत का भी हम देखते हैं कि जो उसका बिजनेस स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिरी दिन लास्ट डे उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी वैल्यू का बिजनेस स्टॉक है, जितनी वैल्यू का बिजनेस स्टॉक का उस सब पर ज़कात उसने अदा करनी है। अच्छा, पहले फर्स्ट सिनेरियो में देखिएगा कि रबीउल अव्वल में वो 150 पे भी आया है, रबीउल अव्वल में 150 पे आया, फिर जमादुल उला में वो 100 पे भी गया है, लेकिन उसका साल कैंसिल नहीं हुआ, उसका साल कंटिन्यू रहा है, हालांकि वो बिलो द निसाब चला गया, निसाब तो था 340 लेकिन उससे बिलो चला गया, फिर भी साल कैंसिल नहीं होगा। साल कैंसिल कब होगा, जब आप बिल्कुल 0 पे आ जाएंगे, 0 पे जाएंगे तो फिर आपको दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो फिर ज़कात दोबारा इतनी अमाउंट आओगी जो वैल्यू के बराबर होगी, तो फिर आपको नया साल शुरू होगा। साल मुकम्मल होने के वाले से कुछ रिलेटेड इश्यूज वो देखिएगा। पहले नंबर पर तो ये कि हमने इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से चलना है, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके मुताबिक हम ज़कात कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल में फर्ज हो रही है तो रबीउल अव्वल का ही उसने कैलकुलेशन करनी है हर साल रबीउल अव्वल में, किसी की सफर में होगी तो सफर में करेगा, दूसरे मंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। साल कंप्लीट होने के बाद आप डिले कर सकते हैं या नहीं, तो साल कंप्लीट होने के बाद आप ज़कात डिले नहीं कर सकते, आपको ज़कात साल मुकम्मल होने के फौरन बाद अदा करनी है। अब आप मजीद डिले करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ठीक है, एडवांस ज़कात, साल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आप एडवांस में ज़कात देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि सेकंड ईयर की भी दे सकते हैं, थर्ड ईयर की भी दे सकते हैं, आप अगले सालों की भी ज़कात दे सकते हैं। लेकिन फाइनल कैलकुलेशन आपकी कब होगी, फाइनल कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डे जो आपका ज़कात का ईयर बन रहा है, लास्ट डे उसके ऊपर आपके फाइनल कैलकुलेशन होगी। उस दिन आपके पास जितना माल है आप देखेंगे कि एडवांस में मैंने इतनी ज़कात अदा कर दी थी, अगर आपका माल बढ़ गया है तो जितनी ज़कात रह गई है आप वो अब अदा कर दें, और अगर आपने पहले ज्यादा अदा कर दी थी, अब ज़कात का साल पूरा होने के वक्त आपका माल कम हो गया है, तो जितनी ज्यादा अदा की थी वो आप नेक्स्ट ईयर में उसको काउंट कर सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने पहले सिनेरियो में देख लिया कि अगर माल कम या ज्यादा हो रहा है साल के दौरान तो इसको कंसीडर नहीं करना, साल के आखिर में बस आपने देखना है मेरा अब कितने पैसे मौजूद है, वो सारे के ऊपर ज़कात हमने देनी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें अपने साल कब शुरू हो रहा है कब नहीं शुरू हो रहा इसका अंदाजा नहीं होता। बुनियादी तौर पर हुक्म तो ये है कि जब आप बालिग हुए, बालिग होने के बाद फर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ
कब आपके पास इतना अमाउंट आई कि जो निसाब के बराबर हुई, तो वो इस्लामिक डेट जो है वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो जाता है, ठीक है। वही डेट आपकी नेक्स्ट ईयर जब इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से आएगी तो वो आपका एंड ऑफ द ईयर होगा। उस वक्त आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि कब आप साहिब निसाब हुए थे, तो आप उस पे अपने पिछले कैलकुलेशंस के एतबार से, अपना बैंक बैलेंस के एतबार से, बैंक स्टेटमेंट के एतबार से चेक कर लें। गालिब गुमान जो आपकी हो, आपका जो जिस तरफ डोमिनेंट ओपिनियन बनती है, आप उसको कंसीडर करके हर साल फिर उसके मुताबिक हिसाब करते रहें। बिजनेस स्टॉक, इसकी वैल्यू कब लेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका बिजनेस स्टॉक आता है जाता है, फिर आप खरीदते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर सेल कर देते हैं। तो जो ताजिर होता है वो तो चलता ही रहता है, कोई भी चीज उसके पास पूरा साल नहीं रुकती। तो इसका क्या मतलब, उसकी ज़कात फर्ज नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हम करेंगे। जाहिर बात है, कोई भी ताजिर है वो चीजें खरीदता है तो साल अगले महीने बिक जाती है, फिर खरीद लेगा, फिर बिक जाएगी। तो कोई भी चीज उसके पास साल तो रुकती नहीं है। तो ये नहीं होता कि हमने हर चीज का डिफरेंट एतबार से हमने उसका हर चीज का अलग से साल कंसीडर करना है। हर चीज का अलग साल कंसीडर नहीं होता। जो पासिंग ऑफ द ईयर होता है ये उस बंदे के ऊपर होता है। आपके अपना साल गुजर रहा है, जब आपका अपना ज़कात का साल कंप्लीट होगा, अब एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी अमाउंट आपके पास होगा उसकी ज़कात आपने अदा करनी है। रिसीविंग वेल्थ वन डे बिफोर, ये मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि अगर आपका साल मुकम्मल होने से एक दिन पहले भी आपको अमाउंट रिसीव हो जाती है गिफ्ट के तौर पर आपको, या किसी भी जगह से आपको रिसीव हो जाती है, तो वो भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। आपको उस साल कंप्लीट होने के दिन उस पर भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब आप देखते हैं कि ज़कात कैलकुलेट हम किस तरह करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है और आसान तरीका क्या है। अब देखें, दो कॉलम बना लें। फर्स्ट कॉलम में आप वो चीजें लिखें कि जो आपके पास मौजूद है। मसलन आपके पास गोल्ड कितना है उसकी वैल्यू ऐड कर लें, सिल्वर कितनी है उसकी वैल्यू ऐड कर लें, फिर करेंसी जो है आपके पास वो उसमें ऐड कर लें। करेंसी में आपके बैंक बैलेंस जो है वो भी ऐड होगा। आपने अगर किसी के पास अमानत रखवाई पैसे वो भी होंगे। आपने किसी को कर्जा दिया हुआ जो आपको रिसीव होगा वो भी आप ऐड करेंगे। इसके बाद माले तिजारत जो है वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। जितना भी आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है या प्रिपेयर्ड है, रेडी टू सेल, वो आप उसको भी शामिल करेंगे। आपने कोई प्लॉट खरीदा है, हाउस खरीदा है जो आपने बेचने के लिए खरीदा था, वो भी आपका माले तिजारत है, उसको भी ऐड करेंगे। तो अलग जिन चीजों पर ज़कात फर्ज है वो सारी उसकी वैल्यू लगा के एक कॉलम में लिख लें। फर्ज करें वो 25,000 बन जाती है, सबकी वैल्यू 25,000। अब जो आपने ज़कात दूसरे कॉलम में अब आप वो चीजें लिखेंगे जो आपके ऊपर ड्यू हैं और आपने अदा करनी है लोगों की। मसलन आपके ऊपर कर्जा है और आप उस कर्जे को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह आपने कोई चीज उधार में खरीदी थी, उसकी अभी कीमत अदा करनी है, आप उसको दूसरे सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। आपने कमेटी डाली थी और वो निकल चुकी है, अब बाकिया रिमेनिंग कमेटियां आपने जो अदा करनी है वो आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे। यूटिलिटी बिल्स हैं जो आपके ऊपर ड्यू हो चुके हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आपकी जो पिछले सालों की ज़कात अगर आपने नहीं अदा की वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह आपके अगर कोई मुलाजिम एम्प्लॉइज हैं तो आप उनकी ड्यू वेजेस जितनी ड्यू हैं आपने अदा करनी है वो उसमें लिख सकते हैं। तो फर्ज करें वो बन जाती 10,000, तो 10,000 को आप माइनस कर लें 25,000 से तो कितनी बन जाएगी 15,000। इसको आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपकी ज़कात निकल आएगी। कितना भी अमाउंट हो तो वो आपकी, आप उसको 40 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपकी ज़कात निकल आती है। ठीक है, एक आसान सा कैलकुलेशन का फार्मूला है। जो भी अमाउंट है आप उसको 40 पे डिवाइड कर लें, आप ज़कात कैलकुलेट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारा मसारिफ ज़कात। इन लोगों को अब हमने ज़कात देनी है। अंडरस्टैंड कर लें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 8 अफराद को जिक्र किया, फुकरा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लफतुल कुलूब, गुलाम, गारिमीन। तो ये 8 मसारिफ जिनको जिक्र किया गया है
सबकी डिटेल करना तो यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन फकीर उसको कहते हैं जिसके पास अमाउंट वेल्थ मौजूद है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो निसाब, चांदी के निसाब, सिल्वर जो निसाब है उससे कम रहती है। मिस्कीन के पास कुछ भी नहीं होता, एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है। आमिल वो लोग होते थे जिनको जो हाकिम है वो उनको भेजा करता था ज़कात उसको इकट्ठी करने के लिए लोगों के पास। आजकल वो सिस्टम नहीं है। इसी तरह मुअल्लफ़ातुल कुलूब जो है ये भी खत्म हो चुके हैं, गुलाम जो है ये भी खत्म हो चुके हैं। कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ अभी जिनको हम देते हैं। बुनियादी तौर पर हमने जो समझना है वो हमने समझना है कि शरीफ फकीर कौन है जिसको हम ज़कात दे सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ चीजें मैं एक मरतबा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। ये हमारे पास जो चीजें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो हम हमारी बुनियादी जरूरियात होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो हमारी इसेंशियल नीड्स नहीं होती, हमारी हाजत से जायद होती हैं। दोनों चीजें आपके सामने एक उसके कॉलम में लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर घर है तो एक इंसान की बुनियादी जरूरियात में से आता है। इसी तरह कपड़े हैं, बुनियादी जरूरियात में से आएंगे। आपका खाना है, फूड है, वो आपकी बुनियादी जरूरियात में से आएगा। आपके बिस्तर हैं वो भी इसमें आएंगे, बर्तन इसमें आएंगे, मोबाइल फोन है, लैपटॉप अगर कोई बंदा काम करता है उसके ऊपर तो वो भी उसकी बुनियादी जरूरियात में से है। फ्रिज है, ठीक है, अगर हीटिंग सिस्टम है तो जाहिर बात है ये सारी चीजें हमारी वो हैं जो बुनियादी जरूरियात में से। कुछ नॉन इसेंशियल नीड्स हैं, यानी वो हमारी नीड्स नहीं होती, बस वैसे ही हमने रखी होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास घर मौजूद है, इसके साथ साथ उसने दूसरा घर लेके किराए पर दिया हुआ है, या उसने प्लाट लेके रखे हुए हैं, या उसने कपड़े हाजत से ज्यादा बहुत ज्यादा बना के रखे हुए हैं, जितने पहन जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा उसने रखे हुए हैं। दो गाड़ियां रखी हुई हैं, एक तो हाजत में आएगी, सेकंड व्हीकल जो है उसकी वो हाजत से ज्यादा होगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या खेलों का सामान ये भी हाजत से ज्यादा में शुमार होता है। इसी तरह डेकोरेशन पीसेस वगैरह हैं। अब ये दो तरह की चीजें होती हैं। हाजत की चीजें वो होती हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, हमें तंगी पेश आती है। और जो हाजत से ज्यादा चीजें हैं वो शुमार होती हैं कि उनके बगैर भी हमारी लाइफ इजीली गुजरती है, कोई मुश्किल कोई तंगी पेश नहीं आती। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि इन चीजों पर भी ज़कात नहीं होगी क्योंकि ये माले तिजारत नहीं है। जो नॉन इसेंशियल नेसेसिटीज हैं या उनको यूं समझ लें वो नेसेसिटीज में आती ही नहीं है, उन पर ज़कात तो फर्ज नहीं होती। लेकिन जब हम फाइनल उसको देखते हैं कि ये बंदा ज़कात के एलिजिबल है या नहीं है, ज़कात ले सकता है या नहीं, तो उसमें नॉन इसेंशियल नीड जो चीजें हैं उनकी वैल्यू शुमार की जाती है। इसका एक फॉर्मूला आपके सामने मैं बयान करता हूँ, शरीफ फकीर को आप कैसे जज कर सकते हैं। ये आपके सामने जो लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल है इसमें क्या लिखा हुआ है, GSCBS। जी से मुराद गोल्ड है, और एस से मुराद सिल्वर, सी से मुराद करेंसी, और BS से मुराद बिजनेस स्टॉक। ये वो चार चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी। प्लस आप इसको कर लें वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा पोजेशंस, ठीक है। जो आदमी के पास चीजें ऐसी मौजूद होती हैं जो हाजत से जायद होती हैं, उनकी भी वैल्यू इसमें ऐड कर लें। जितना आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, और जो हाजत से ज्यादा अशिया हैं उनको भी ऐड कर लें। अगर उसका जवाब ये है कि वो उसकी वैल्यू निसाब से ऊपर चली जाती है इन सारी चीजों को मिलाने के बाद, तो वो समझ लें वो गनी है, वो शरीफ फकीर नहीं है, और वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। अगर अब भी वो बिलो द निसाब रहता है तो फिर वो शरीफ मुस्तहिक होगा। तो यहाँ पे नीचे वाज़ेह तौर पर लिखा भी है, हाजत असलिया विल नॉट बी लुक्ड एट इन दिस केस, यानी इसमें जो वैल्यू आपने लेनी है उन चीजों की लेनी है जो आपकी हाजत से ज्यादा चीजें हैं। मसलन एक घर है उसकी वैल्यू आप नहीं लेंगे, उसकी गाड़ी है उसकी वैल्यू नहीं लेंगे, आप मोबाइल है उसकी वैल्यू नहीं लेंगे। जो हाजत से ज्यादा चीजें हैं उसकी वैल्यू लगाएंगे, और उसके पास गोल्ड सिल्वर करेंसी वगैरह कितना रखा हुआ है इसकी वैल्यू लगा के देखेंगे। अगर इन सारी चीजों की वैल्यू निसाब से कम है तो वो मुस्तहिक ज़कात है, वरना वो मुस्तहिक ज़कात नहीं होगा। चंद अफराद जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते, मसलन बनी हाशिम है, हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान से जो ताल्लुक रखते हैं, सय्यदजादे हैं, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते अगरचे वो बिलोला निसाब हो। वजह ये नहीं है कि वो मुस्तहिक नहीं है, वजह ये है कि वो हम ज़कात जो है ये माल का मैल कुचैल होता है।
तो ये हस्तियां इतनी बुलंद रुतबे वाली हैं कि हमारा माल का महल कुचैल इनके लायक नहीं है। हमें चाहिए कि हम अच्छा और सुथरा पाक माल इनकी बारगाह में पेश करें और हुजूर अलैहिस्सलाम से क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह हमें बदला इनका मिलेगा। तो ज़कात इनको नहीं दे सकते, लेकिन अपनी नफली सदकात जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम दें। गनी यानी जो निसाब अमाउंट हमने बताई उसके ऊपर चला जाता है उसको ज़कात नहीं दे सकते। उसका बच्चा भी जो नाबालिग बच्चा है वो भी इसी में कंसीडर होगा, उसको भी हम ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, ये आप देखिए जो आपके उसूल है, उसूल से मुराद ये कि जो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके मिसाल के तौर पर फादर मदर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ये ऊपर तक जो चेन है जितनी भी होगी उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। सिस्टर्स को दे सकते हैं, अंकल आंटी वगैरह को दे सकते हैं। इसी तरह फ्रू जो आपके नीचे चेन है, बेटे बेटियां और सन डॉटर्स ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ब्रदर बहन सिस्टर इनको दे सकते हैं आप, और स्पाउस आपकी शोहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी जो है वो शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। चंद चीजें मजीद आप समझ लें, जब हमने ज़कात अदा करनी होती है तो कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। आपने जब ज़कात देनी है तो जब अमाउंट आप, एक तो ये कि आप एलिजिबल पर्सन को देंगे, जो हमने अभी डिटेल पढ़ी, मुस्तहिक होना चाहिए वो शख्स। नंबर 2 ये कि इंटेंशन जब आप दे रहे हैं उस वक्त आपने उसको ज़कात की नीयत से देना है। अच्छा, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम उसको बता के दें या ना दें। देखिए, बताना जरूरी नहीं है, आप उसको ज़कात दे रहे हैं, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि ये मैं पैसे ज़कात की नीयत से दे रहा हूँ। वो चाहे फिर उसको आप उसको बताएं या उसको आप गिफ्ट कह दें या कुछ भी आप और नाम दे सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़कात का नाम नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। एक बुनियादी कंडीशन ये है, मेकिंग द एलिजिबल पर्सन द ओनर। आप जिस बंदे को ज़कात दे रहे हैं उसको उसका मालिक बनाएं, ओनर बना के आप उसको ज़कात देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने उसको अपने घर बुलाया, उसको बुला के खाना खिला दिया अपने घर में जो बना हुआ था, तो ये खाना खिलाना आपका ज़कात नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आपने उसको खाने का मालिक नहीं बनाया। लेकिन अगर यही फूड आप उसको पैक करके उसको दे दें, भाई ये तुम्हारा है, तुम खाओ, यहाँ खाओ, ले जाओ, जैसे करो, तो उसमें ज़कात की नीयत हो सकती है कि आपने वो चीज उसको ऑनर बना दिया, उसका मालिक बना दिया, वो लेके जा सकता है। ठीक है, इस तरह हॉस्पिटल में आप ज़कात नहीं दे सकते, या हॉस्पिटल की रेनोवेशन हो रही है या हॉस्पिटल में आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करवा दी, तो वो आपने किसी को ऑनर नहीं बनाया। सवाब का काम है, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन आपकी ज़कात इस तरह अदा नहीं होगी। आपने कब्रिस्तान बना दिया, ये भी सवाब का काम है, लेकिन ऑनर तो आप किसी को नहीं बनाया। ठीक है, फीडिंग द पुअर, ये मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपने खाना खिला दिया सबको, तो ये आप जब मालिक बना देंगे तो अदा होगा, अगर खाली खाना खिलाया तो फिर अदा नहीं होगा। वाटर पंप, आपने वेल या वाटर पंप वगैरह कोई कुआं खुदवा दिया तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। आप इसको इस तरह अगर दे देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। मस्जिद मदरसे में भी आप इस तरह डायरेक्ट देंगे तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, ऐसे तरीकों में अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह पे आपने कुआं खुदवाना है, वाटर वेल लगवाना है, या मस्जिद या मदरसे को हाजत है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि हम शरई हीला करते हैं। उसका शरई हीला का तरीका ये, मिसाल के तौर पर कोई मुस्तहिक बंदा है, आप उसको ज़कात की नीयत से पैसे देते हैं और उसका जहन बना देते हैं कि ये पैसे आप दोबारा इस मस्जिद को दे दें अपनी तरफ से, तो इस तरह वो मस्जिद की खिदमत भी हो जाती है और आपकी ज़कात भी अदा हो जाती है। इसी तरह अगर आपने कुआं खुदवाना है तो आप किसी बंदे को, मुस्तहिक बंदे को ढूंढें जो उसको आप ज़कात की नीयत से पैसे दे दें और उसका जहन बना दें कि वो वहां पे कुआं खुदवाने के लिए भी रकम दे दे, तो यूं आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और वो कुआं भी खुदवाया जा सकेगा। ये इसमें से अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। और एक चीज जो आमतौर पे काफी लोग पूछते भी हैं मॉर्गेज के हवाले से, वो मैं थोड़ा सा उसको कवर कर देता हूँ काफी, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं कि मॉर्गेज की सूरत में बहुत सारे लोगों ने मॉर्गेज पे घर लिया होता है और उसकी अमाउंट, उस एक अच्छी खासी अमाउंट आपके ऊपर कर्जा होती है, वो आपने
अदा करनी होती है। अगर आप उसको माइनस करते हैं तो आपके पास बाजू का कुछ भी नहीं बचता या बहुत कम वैल्यू बचती है। तो इसमें याद रखें कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि अब आप क्या ये सारी अमाउंट ही माइनस कर सकते हैं या कुछ अमाउंट माइनस कर सकते हैं। एक राय ये है कि आप सारी अमाउंट माइनस कर सकते हैं। सारी अमाउंट माइनस करने के बाद बकिया जो आपके पास पैसे बचते हैं आप उस पर ज़कात दे दें। अगर आपके पास नहीं बचे तो फिर आपके ऊपर ज़कात लाज़िम नहीं होगी। दूसरी ओपिनियन ये है कि आप एक साल की जो नेक्स्ट ईयर जितनी एक साल के अंदर आपने किस्तें अदा करनी है उतनी किस्तें आप माइनस कर लें और उसके बाद जितना भी पैसा आपके पास मौजूद है आप उसकी ज़कात अदा कर दें। और तीसरी ओपिनियन ये भी है कि आप कुछ भी माइनस ना करें, सिर्फ एक मंथ की जो है आप वही वाली माइनस कर लें जो आपके ऊपर ड्यू हो चुकी है, बाकी माइनस ना करें। तो जिसमें बेहतर यही है कि आप या तो सारा माइनस ना करें या ये कि ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर की जो किस्तें हैं एक साल की वो आप माइनस कर लें, बकिया जो है आप अमाउंट की ज़कात अदा कर दें। ये सबसे बेहतर है, इससे आपकी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी और गरीबों का भी जो है वो भला होगा।